हेलो फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने एनसीईआरटी सीरीज प्रारंभ की थी, जिसमें हमने कक्षा 6 के अभी तक कुल 8 चैप्टर हम पूरे कर चुके हैं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अध्याय 9 पढ़ने जा रहे हैं, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। और करंट अफेयर सीरीज में हमने अप्रैल माह का क्रोनोलॉजी का करंट अफेयर कर लिया था। कल या परसों में आपकी मई 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 मंथ की क्रोनोलॉजी की जो करंट अफेयर है वो अपलोड कर दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है मीट आरपीएससी उसको भी ज्वाइन करना। तो बिना देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। अध्याय 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ये चैप्टर आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कई चीजें ऐसे हैं जो टीचर ग्रेड में मोस्टली, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री फर्स्ट पेपर में, कई बेसिक चीजें हैं, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा सेकंड ग्रेड हो गया, सीईटी वगैरह में जहां जहां पर हिस्ट्री का पोर्शन है वहां वहां पर ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। व्यापार, व्यापारियों के बारे में जानकारी। दक्षिण भारत सोने, मसाले, खास तौर पर काली मिर्ची तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्ची रोमन साम्राज्य में इतनी अधिक मांग थी कि इसे क्या कहा जाता था, काले सोने के नाम से भी जाना जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़क के रास्ते रोमन साम्राज्य में पहुंचाते थे। तो व्यापारी वर्ग के द्वारा, जब प्राचीन काल में हम देखते हैं, जब रोमन साम्राज्य यूरोप वाले एरिया में, कौन सा साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य था। उसी समय भारत में जो आप देखेंगे, या उत्तर साइड जो मौर्य साम्राज्य या मौर्य उत्तर साम्राज्य, जैसे मौर्य वंश का समाप्त होता है, भारत में करीबन 7 या 8 नए राजवंश उत्पन्न होते हैं, जिनमें मुख्य मुख्य शक, शातवाहन, कुषाण, चेर, चोल, पांड्या, इनके बारे में आपने थोड़ा सुना होगा। दक्षिण भारत में बड़े बड़े कुछ साम्राज्य उत्पन्न हुए, जिनमें से था सातवाहन वंश आता है, एक चेर वंश आता है, एक चोल वंश आता है, चोल साम्राज्य आता है। हम पढ़ेंगे इनके बारे में इसी चैप्टर में। दक्षिण भारत में मुख्यतः एक तो सोना और साथ में काली मिर्ची। यूरोप में काली मिर्ची की डिमांड सर्वाधिक थी, तो भारत से सर्वाधिक रोमन साम्राज्य में काली मिर्ची भेजी जाती थी। और इस कारण जो रोमन साम्राज्य में से किस नाम से जाना जाता था, काले सोने के नाम से भी जाना जाता था। व्यापारियों के द्वारा समुद्री जहाज या सड़कों के रास्ते रोमन साम्राज्य में यह पहुंचाया जाता था। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के भी मिलते। अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों में रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार था। तो दक्षिण भारत में हमारे को खूब सारे रोमन सिक्के भी प्राप्त होते हैं। वो किसके थे? सोने के सिक्के थे। इससे क्या अंदाजा लगाया गया? इससे अंदाजा लगाया गया कि भाई उन दिनों में रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार अच्छा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते की खोज निकाले। वह व्यापारी मानसून हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिमी मानसून का सहारा लेना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज का निर्माण किया जाता था। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी प्राप्त होते हैं। तो कल हमने पढ़ा था, एक काल आता है दक्षिण भारत में जिसको कहा जाता है संगम काल। कौन सा काल कहा जाता है बेटा? संगम काल। जो तमिल साहित्य का रूप है, किसका रूप है? तमिल साहित्य का रूप है। उस काल से हमारे को जानकारी मिलती है कि भाई भारत में रोमन साम्राज्य के द्वारा व्यापार किया जाता था, और व्यापार के लिए कई समुद्री रास्ते भी खोजे गए थे। हालांकि हम देखें कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज में पुर्तगाल का योगदान है। वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में 1498 में समुद्री मार्ग की खोज की जाती है। लेकिन इससे पहले भी हमारे को जानकारी मिलती है कि भाई भारत में प्राचीन काल में भी रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था, जिसमें मुख्यतः अफ्रीका या अरब सागर का जो पूर्वी तट है, यहाँ पर व्यापार होता था। और जो व्यापारी वर्ग था वो मानसून का सहारा लेता था, और मानसून में भी कौन से पवने? दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों का प्रयोग किया जाता था। और इसके लिए भाई वो मजबूत जहाजों का निर्माण करते थे। और इनकी जानकारी हमारे को कहाँ से मिल रही है? संगम साहित्य से मिल रही है। आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि भाई प्राचीन काल में, अब आप ज्योग्राफी में जब आप मानसून की हवाएं पढ़ोगे या पवने पढ़ोगे, जब सर आपको नॉर्मल बातें बताते हैं, कई बार कई टॉपिक्स में आता भी है कि भाई इन्हीं पवनों के द्वारा भारत में सबसे पहले समुद्री व्यापार, या भारत क्या इवन कहीं पर भी समुद्री व्यापार में सबसे ज्यादा किनका योगदान था? मानसून पवन या पवनों का योगदान था। आगे देखते हैं हम। ये थोड़ा सा रोमन साम्राज्य का जो भारत का व्यापार है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। आप देखना, ये यूरोप वाला पूरा ये बेल्ट है, ये तो कौन सा साम्राज्य है? रोमन साम्राज्य। मुख्यतः ये रोम। इटली की राजधानी कौन सी है? ये इटली के जो बेल्ट वाला पूरा क्षेत्र है, कौन सा बेटा? रोम। ये कौन सा सागर? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी है। कौन सा सी है? ये लीबिया जाता है यहाँ पर। ये पूरा इथोपिया, कौन सा बेल्ट आ जाता है? इथोपिया। इसके अलावा ये इधर वाला पूरा का सोमालिया वगैरह, ये अफ्रीका वाला जो पूर्वी तट है, ये भारत के सारे वो है।
अरब सागर का जो कोस्टल एरिया है जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। ये दो मार्गों से होता था, एक तो है स्थल मार्ग। कौन सा मार्ग है? स्थल मार्ग। तो स्थल मार्ग में हमेशा ये लैंडलॉक ये वाला रूट अपनाया जाता था। इस रूट से होते हुए ये कहाँ पर साम्राज्य में स्थापित या कहाँ पर व्यापार करते थे? रोमन साम्राज्य में। यहाँ से लास्ट पॉइंट यहाँ पर आप देखना तुर्की वाला क्षेत्र आता है, तुर्की है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। और यहाँ से भूमध्य सागर होते हुए ये लोग कहाँ पर जाते थे? रोम साम्राज्य में जाते थे। उसके अलावा एक मार्ग ये थोड़ा सा प्रयोग किया जाता था उनके, लाल सागर के द्वारा, लाल सागर होते हुए अभी तो वर्तमान में एक नहर की स्थापना होगी, नाम क्या है उसका? स्वेज नहर। क्या नाम है? स्वेज नहर को क्रॉस करके ये फिर कौन से सागर में? भूमध्य सागर। और उसके द्वारा कहाँ पर चले जाते थे? रोमन साम्राज्य में जाते थे। और मुख्यतः किन किन का व्यापार होता था? काली मिर्च का। किसका होता था? काली मिर्च। और उसके अलावा सोने का भी व्यापार होता था। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री तट से लगे राज्य। संगम कविताओं में हमारे को जानकारी मिलती है कि भाई भारत का जो व्यापार था रोमन साम्राज्य के था, रोमन साम्राज्य के साथ था। तो संगम कविताओं में एक चर्चा मिलती है हमारे को, नाम क्या है उसका? मुविंद्रा। ये एक तमिल शब्द है। कौन सा शब्द है? तमिल। जिसका अर्थ होता है तीन मुखियाओं से। किन से है? तीन मुखियाओं से। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया है। तो ये इस शब्द का प्रयोग, ये पहली बात तो ये शब्द है तमिल शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? तीन मुखिया हैं। और मुख्यतः जो इसका प्रयोग किया गया तीन शासक परिवारों के लिए किया गया है। ये कौन कौन थे? चोल, चेर और पांड्या। क्या नाम बेटा? चोल, चेर और पांड्या, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। तो मैंने आपको बताया कि मौर्य उत्तर काल के बाद में एक काल चालू होता है जिसको बोला जाता है बेटा संगम काल। कौन सा काल है? संगम काल। संगम काल में तीन बड़े बड़े राजवंश आते हैं दक्षिण भारत में। पहला कौन सा? चेर। दूसरा चोल। तीसरा पांड्या। ये तीन राजवंश आते हैं, चेर, चोल और पांड्या। ये कौन से काल से संबंधित है? संगम काल। जैसे मौर्य वंश का समाप्त होता है, मौर्य वंश के बाद में मौर्य उत्तर काल में एक वंश आता है, उसका नाम क्या है? संगम काल। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता के केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा होता था अंदरूनी हिस्से में। इन छह केंद्रों में से दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। जितने भी ये तीन साम्राज्य थे, तीनों साम्राज्यों के सत्ता के केंद्र होते थे कितने? दो। एक तो होता जो मुख्य थे कोस्टल एरिया में। कौन से एरिया में? कोस्टल एरिया में, जो तटीय सीमा लगती है। एक होता था जो सत्ता के रूप में जो राजधानी स्थापित की जाती थी। इस प्रकार इन तीनों साम्राज्य में टोटल केंद्र कितने थे? छह केंद्र थे। एक था चोलों का पतन जिसका नाम क्या है? पुहार। इसी को बोला जाता है कावेरी पत्तनम। क्या कहा जाता है बेटा? कावेरी पत्तनम। और दूसरा था पांड्यों की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? मदुरई। कौन सी है? मदुरई। तो इनमें से जो दो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध केंद्र थे या प्रसिद्ध प्रसिद्ध पतन कहा जा सकता है, बंदरगाह कहा जा सकता है, उसका नाम क्या है? एक तो पुहार, जिसे वर्तमान में या उस क्षेत्र वाले में क्या कहा जाता है? कावेरी पत्तनम। उसके अलावा दूसरा जो पटनम, दूसरी जो राजधानी थी पांड्यों की, वो कौन सी है? मदुरई थी। कौन सी थी बेटा? मदुरई। देखते हैं नेक्स्ट। यह तीनों मुखिया चोर, चेल और पांड्या लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों के दौरान आसपास के इलाकों से भी निशुल्क शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदार, सिपाहियों तथा कवियों के बीच में बांट देते थे। तो तीनों मुखियाओं के द्वारा टैक्स के बजाय क्या लेते थे? ये गिफ्ट्स वगैरह लेते थे। सैनिक अभियानों के दौरान आसपास के इलाकों से टैक्स वसूल करते थे, कुछ शुल्क लेते थे, कुछ धन अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों को या कवियों को दान में दे देते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम। तीनों मुखिया चोल, चेर, पांड्या के शासन के लगभग 200 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बेटा? 200 वर्ष बाद, लगभग 2100 वर्ष पूर्व पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। तो इन तीनों वंश के पतन के बाद में एक नया राजवंश आता, नाम क्या उसका? सातवाहन वंश। कौन सा वंश आता है? सातवाहन वंश। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्या नाम है बेटा? गौतमीपुत्र सातकर्णी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा है, नाम क्या उसका? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके लिए तो एक उपाधि भी कहा जाती है कि इसके घोड़े तीन समुद्रों का पानी पीते थे। कितने समुद्र का पानी पीते थे? तीन समुद्र का पानी पीते थे। किसके घोड़े? गौतमीपुत्र सातकर्णी के। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। एक और अन्य भी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। इसके अलावा जो सातवाहन वंश के जो शासक है उनको क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। दक्षिणापथ के स्वामी किन शासकों को कहा जाता था? सातवाहन वंश के शासकों को कहा जाता था।
कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी माता की गोत्र का प्रयोग अपने नाम के आगे किया है? तो वो कौन से वंश के थे? सातवाहन। जैसे आपको दिख रहा होगा, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है उनकी माँ का नाम क्या था? गौतमी बलशरी, इसलिए वो अपने माँ का नाम आगे लगाते हैं, नाम क्या था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। तो दक्षिणापथ का स्वामी किसे कहा जाता था? सातवाहन वंश के शासकों को कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये सातवाहन एम्पायर है, कब से कब तक? 120 से लेकर 320 लगभग ईसा पूर्व के आसपास की भी जानकारी मिलती है हमारे को। ये पूरा का पूरा, ये देखिए आप, महाराष्ट्र वाला ये पूरा बेल्ट है, ये कौन सा बेल्ट है बेटा? सातवाहन वंश। ये पूरा सातवाहन वंश के शासक है। इसके अलावा इसी समय आप देखिए ये वाला पूरा, ये चोल बेल्ट है, कौन सा है? चोल। इसके अलावा ये कौन सा है? चेर। और इधर इस वाले इलाके में कौन से थे? पांड्या। हालांकि सातवाहन वंश के, ये सॉरी, ये वाला जो बेल्ट है ये कौन सा है? पांड्या है। चेर, चोल और ये वाला कौन सा है? पांड्या। ये तीन साम्राज्य, और महाराष्ट्र में कौन सा आ गया था? सातवाहन वंश। इन्हीं को क्या कहा जाता है? दक्षिणापथ का स्वामी। एक शासक बनता है प्रसिद्ध, जिसका नाम क्या है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। माता का नाम आगे लगाता है। ये कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी माता का गोत्र आगे लगाया था? वो कौन थे? सातवाहन वंश के शासक थे। और कई बार हमारे लिए क्वेश्चन और आता है, किन शासकों के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए थे? शीशे के सिक्के चलाए गए थे, तो वो कौन से थे? सातवाहन वंश के शासक। नेक्स्ट देखते हैं रेशम मार्ग की कहानी। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7,000 वर्ष पूर्व हुआ है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रेशम बनाने की जो आविष्कार है सबसे पहले कहाँ पर? चीन में। लगभग कितने वर्ष पूर्व? 7,000 वर्ष पूर्व हुआ है। इस तकनीक को हजारों साल तक दुनिया से छुपाया रखा। चीन से पैदल घोड़े, ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी लाते थे। जिस रास्ते के लिए ये लोग यात्रा करते थे उसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने आईआर इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ा होगा, सिल्क रूट। हिंदी में बोलते हैं उसको रेशम मार्ग। तो चाइना के द्वारा सबसे पहले रेशम का आविष्कार किया गया था। यहाँ पर भाई वो सिल्क के कपड़े बनाते थे, रेशम के कपड़े बनाते थे, जिनको यूरोप तक या पश्चिमी एशिया तक वो लोग फैलाते थे। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भी बेचते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासकों और धनी लोगों के लिए के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। तो चीन के द्वारा आप देखना, पश्चिम एशिया में सबसे पहले रेशम का जो व्यापारी था, रेशम का व्यापार किया जाता था चीन के द्वारा। कहाँ पर? पश्चिम एशिया से। फिर वहां से कहाँ फैल गया था? वो रोम के आसपास में। उसके बाद में पूरे यूरोप में रेशम का व्यापार फैल जाता है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियां, रेगिस्तान रास्तों से गुजरना पड़ता था तथा रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसलिए भाई इन चीजों के ये जो कपड़े थे वो अत्यधिक महंगे थे। ये आप देख सकते हैं, ये कौन सा मार्ग है? रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग के लिए दो प्रकार के, एक तो ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये तो लैंड रूट है। उसके अलावा जो सी रूट है वो दो इस प्रकार से होता है। अब देखो ये चाइना वाला बेल्ट है। चाइना से या तो आप इंडिया के थ्रू, इंडिया जाना है तो इस वाले बेल्ट से, और यहाँ से आप देखो चिकन नेक कॉरिडोर बोला जाता है इसको, म्यांमार वाला ये पूरा बेल्ट आता है। यहाँ से आप श्रीलंका होते हुए अरब सागर पूरा क्रॉस करके ये यहाँ पर स्वेजने से ये इस वाले बेल्ट से होते हुए कहाँ पर? मेडिटेरियन सी क्रॉस करते हुए कहाँ जाते थे? यूरोप। या आप डायरेक्ट यहाँ चाइना से होते हुए सीधा ये मध्य एशिया जाता है। मध्य एशिया के बाद में पर्शिया वाला पश्चिम एशिया, उसके बाद अरब, अरब के बाद में यहाँ पर तुर्की, तुर्की के बाद में ये पूरा मेडिटेरियन सी क्रॉस करके यहाँ पर कौन सा साम्राज्य? रोमन साम्राज्य। उसके अलावा भी रेशम मार्ग इधर जावा तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था? जावा तक फैला हुआ था। ये चाइना का प्राचीन रेशम मार्ग है। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे क्योंकि रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। व्यापारियों से प्राप्त इन चीजों के बदले में यह शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरने वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। तो आज भी ऐसा ही होता है। आज भी गवर्नमेंट के द्वारा टोल टैक्स वसूला जाता है। उसी प्रकार उस समय भी मान लो कि चाइना के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में रेशम मार्ग में व्यापारी अपना माल लेके जाते होंगे, तो मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया में ये लोग जाते हैं। उसी समय वहां के जो शासक है उनसे सुरक्षा के बदले क्या देते हैं? टैक्स लेते हैं, और बदले में क्या देते हैं? उनको सुरक्षा देते हैं। शुल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में जो सबसे प्रसिद्ध शासक है उसका नाम है कुषाण। जो सबसे प्रसिद्ध जो वंश था या शासक थे वो कौन से वंश से? कुषाण। तो भारत में ही, हालांकि कुषाण वंश हम देखते हैं, कुषाण वंश चाइना से आया था। कहां पर आया था? भारत। लेकिन इन्होंने सिल्क रूट पर कंट्रोल कर लिया था।
किस पे? सिल्क रूट पे कंट्रोल किसने कर लिया था? कुषाण वंश के शासकों ने कर लिया था। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन रहा था। पेशावर व मथुरा इन दो शक्तिशाली केंद्र थे। तो एक तो इनकी राजधानी थी पेशावर, जो वर्तमान में कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। कुषाणों की राजधानी एक तो कौन सी थी बेटा? पेशावर। एक कौन सी है? मथुरा। ये दोनों राजधानियां किनकी है? कुषाणों की। साथ में पाकिस्तान का एक हिस्सा है तक्षशिला, ये इनके बड़े राज्यों का हिस्सा था। तो इनके द्वारा क्या करा गया? इनके द्वारा चाइना में एक शासक था पान चाओ। क्या नाम है बेटा? पान चाओ। ये क्या करते हैं? कुषाण पान चाओ को हराते हैं और सिल्क रूट पर कंट्रोल कर लेते हैं। किस पे? सिल्क रूट पे कंट्रोल कर लेते हैं। कुषाणों की दो राजधानी थी, एक तो है पेशावर, एक कौन सी है? मथुरा। उसके अलावा जो इनका जो सबसे बड़ा राज्य था उसका नाम क्या है? तक्षशिला है। क्या नाम है? तक्षशिला है। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों के द्वारा रेशम मार्ग पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। तो हमने अभी मैप में देखा था कि भाई एक इनकी जो शाखा है वो सीधा सिल्क रूट के द्वारा कहां पर आती थी? सिंधु नदी के क्षेत्र में। और वहां से भाई वो कौन से साम्राज्य पश्चिम एशिया होते हुए कहां पर जाती थी? रोमन साम्राज्य में। इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कौन थे? कुषाण। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार अपने लिए क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के या सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने जारी किए थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। तो दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, सिल्क रूट पर अधिकार किसने किया था? सबसे पहले कुषाणों ने। और चाइना के किस शासक को हराया था? पांचाओं को। दो राजधानी थी, एक का नाम क्या है? पेशावर, एक का नाम क्या है? मथुरा। उसके अलावा बड़ा राज्य कौन सा था? तक्षशिला। और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने जारी किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था उसका नाम है कनिष्क। क्या नाम बेटा? कनिष्क। करीब 900 साल पहले शासन किया, 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। इसी के दरबार में एक दरबारी विद्वान है, इसका अश्वघोष। क्या नाम है? अश्वघोष। उनकी एक रचना है बुद्ध के जीवन पर, नाम है बुद्ध चरित्र। कौन सी है? बुद्ध चरित्र। मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष किसके दरबारी विद्वान थे? कनिष्क के। किसके थे? कनिष्क के। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। मौर्य उत्तर काल में बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास होता है। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश एक मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाती है। हम देखा जाए तो बुद्ध की जो मौर्य उत्तरकाल है, मौर्य उत्तरकाल के बाद में एक नई शाखा प्रारंभ होती है, उसका नाम क्या है? महायान शाखा। कौन सी शाखा है बेटा? महायान शाखा। इससे पहले जो शाखा चल रही थी वो बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाते थे, मूर्ति पूजा में वो लोग कम विश्वास करते थे, केवल संकेतात्मक रूप से उनका प्रयोग किया जाता था। लेकिन ये शाखा आती है और ये शाखा बुद्ध की मूर्तियां बनाना आरंभ करती है। और जो इनकी मूर्तियां के जो केंद्र थे वो दो थे, एक का नाम है मथुरा, एक का नाम क्या है? तक्षशिला। हालांकि भारत में देखा जाए तो भारत में हमारे को मूर्तियों के केंद्र मिलते हैं तीन। या भारत में जो मूर्तियों की जो शैलियां मिलती है, कितनी मिलती है बेटा? तीन। पहले कौन सी मिलती है? गांधार शैली। और हमने पढ़ा था गांधार की राजधानी है तक्षशिला। कौन सी है? तक्षशिला। दूसरा मथुरा शैली। और जो तीसरी शैली है उसका नाम है अमरावती शैली। क्या नाम है? अमरावती शैली। तो पहली कौन सी शैली है? गांधार शैली। दूसरा कौन सी है? मथुरा। और तीसरी कौन सी है? अमरावती शैली। ये तीनों की तीनों शैलियां किसकी है? मूर्तिकला की शैली है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक सांची का स्तूप है, उसमें एक मूर्ति मिलती है। ये एक विशाल वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे ये बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करते हुए। हो सकता है इस इस चित्रण में बताया गया है कि यह पीपल का पेड़ था। किसका पेड़ था? पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे वे बुद्ध बैठकर किसकी प्राप्ति कर रहे हैं? ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसका एक सांची के स्तूप की एक हमारे को क्या मिलती है? एक मूर्ति मिलती है। उसके अलावा और देखिए आप, जो ये मथुरा शैली से प्राप्त मूर्ति है बुद्ध की, ये मथुरा शैली से प्राप्त मूर्ति है। तक्षशिला से जो ये मूर्ति मिली है, ये देखिए तक्षशिला से ये वाली मूर्ति हमारे को कहाँ से प्राप्त होती है? तक्षशिला से। ये कहाँ से मिलती है हमारे को? मथुरा शैली से मूर्ति मिलती है। इसके अलावा क्या परिवर्तन होता है बौद्ध धर्म में? तो दूसरा परिवर्तन हुआ, बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे।
तो बोधिसत्व किसको कहा जाता है? जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास में रहते हैं और ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। इस आस्था में परिवर्तन हुआ। इससे क्या हुआ? आस्था में परिवर्तन हुआ। अब ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने, मदद करने के लिए सांस्कृतिक परिवेश परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। तो बौद्ध धर्म की एक नई शाखा आती है, नाम क्या उसका? महायान। महायान शाखा ने क्या करा? जो पहला व्यक्तित्व, एक देखा जाए तो एक विचारधारा व्यक्तित्ववादी, जो बौद्ध धर्म की जो शुरू शुरू में विचारधारा थी वो खुद तक सीमित थी। महायान शाखा आती है और महायान शाखा एक नई विचारधारा उत्पन्न करती है कि आपको क्या करना है कि भाई सबसे पहले जो सबसे जो उपयोगी चीज है वो है समाज, और सबसे जो मेन चीज है विश्व में, सबसे जो मेन चीज है वो है मानवता। कौन सी है? मानवता। तो इस शाखा के द्वारा किस पर बल दिया गया था? मानवता पर बल दिया गया था। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई, पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई थी। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई थी, और इन्हीं गुफाओं को आपने देखा होगा, कई इनकी जो पूजा के स्थल भी बनाए गए थे। और कई जगह आपने एक नाम पढ़ा होगा, चैत्य। क्या नाम आता है? चैत्य। जिनमें भारत का एक सबसे बड़ा चैत्य है बौद्ध धर्म का, नाम है काल्य चैत्य। क्या नाम है बेटा? काल्य चैत्य। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। तो इन्हीं गुफाओं में, गुफाओं को काट कर, रॉक कट कर कर खूब सारे पूजा स्थल बनाए गए बौद्ध धर्म के, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान, उसके अलावा पूजा स्थल। इनमें कईयों का नाम मिलता है। किस नाम से जाना जाता है? चैत्य। एक जो भारत का सबसे बड़ा जो चैत्य है उसका नाम क्या है? काल्य चैत्य। ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तथा इसके अन्य भागों में भी हुआ। इन क्षेत्रों में एक नई शाखा निकल कर आती है, थेरवाद। कौन सी आती है बेटा? थेरवाद। जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। जो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था, सबसे पहला रूप कौन सा है? थेरवाद। नेक्स्ट देखते हैं, तीर्थ यात्रा की जिज्ञासा। ये ये देखिए आप, ये काले चैत्य कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। इस प्रकार की ये गुफा है, एक पूरी ये चट्टान है, इस चट्टान को काट कर ये गुफा बौद्ध धर्म के लिए बनाई गई, भिक्षुओं के लिए, और ये इनका क्या था? पूजा का स्थल था। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। तो काले चैत्य में थोड़ा सा ध्यान रखना, सवाल आता है कई बार, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का चैत्य कौन सा है? काले चैत्य। ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। तीर्थयात्री वे स्त्री व पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थान की यात्रा किया करते थे। भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफी प्रसिद्ध है। क्या नाम है बेटा? फासियन। ये लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत में आए थे। उसके अलावा स्वेलत्यांग 1400 वर्ष पूर्व भारत आया, और करीब 50 वर्ष, इसके करीब 50 वर्ष बाद, लगभग 1350 के आसपास कौन आता है? इत्सिंग भारत आता है। यह सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों मठों को देखने के लिए भारत आते हैं। तो चीन के द्वारा भी कई लोग कहाँ पर आते हैं? भारत, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने। और इस समय एक विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। क्या नाम है बेटा? नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये लोग ज्यादातर इसी विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। और मुख्यतः देखा जाए तो एक धर्म ग्रहण करने आते थे, या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं ग्रहण करने आते थे। कौन कौन? एक तो आसियन, जो लगभग 1600 वर्ष पूर्व आता है। उसके अलावा कौन आता है? श्वेलतांग। और उसके अलावा उसके 50 साल बाद में कौन आता है? इत्सिंग। और कौन सा विश्वविद्यालय प्रचलित था? नालंदा विश्वविद्यालय प्रचलित था। नेक्स्ट देखते हैं, इसी समय भक्ति की शुरुआत। उत्तर भारत में आप देखना, हालांकि कहा जाए तो मध्य भारत में बौद्ध धर्म का जब प्रचार प्रसार हो रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में भक्ति की शुरुआत होती है। और देखा जाए तो बौद्ध धर्म के पतनों के कारण में भी हम पढ़ते हैं कि भाई भारत में बौद्ध धर्म का पतन के कारण खूब सारे थे। उन कारणों में से एक कारण यह भी था कि भारत में हिंदुत्व पर बल, और उसमें भी कौन सा? भक्ति की शुरुआत हो गई थी, भक्ति परंपरा की शुरुआत हो गई थी। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है। तो विष्णु के वराह रूप की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है। हमारे पास इसकी एक फोटो होगी। ये ये एरन कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। वहां से ये विष्णु भगवान की वराह की मूर्ति हमारे को प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो विष्णु भगवान के एक अवतार है जिनका नाम क्या है? वराह अवतार। और ये कहाँ से मिलती है हमारे को? एक मूर्ति मिलती है। कहाँ से मिलती है? एरन मध्य प्रदेश से। पुराणों के अनुसार हमारे को जानकारी मिलती है कि भाई जल में पृथ्वी डूब गई थी, उसको बचाने के लिए विष्णु भगवान ने किसका अवतार लिया था? वराह का अवतार लिया था। देवी देवताओं की पूजा का चलन
मौर्य उत्तर काल में शुरू हुआ था। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, लॉजिकल क्वेश्चन है, कई बार कथन निष्कर्ष में आ जाता है कि भाई भारत में देवी देवताओं की पूजा का चलन कब चालू हुआ था? मौर्य उत्तर काल के बाद में प्रारंभ हो गया था। इनमें शिव, विष्णु तथा दुर्गा जैसी देवी देवता भी शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। किसी देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। तो भक्ति किसे कहा जाता है? किसी देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा या आस्था को क्या कहा जाता है? भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वे धनी हो, चाहे वे गरीब हो, ऊंची जात का हो या नीची जात का हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब लोग क्या कर सकते थे? भक्ति कर सकते थे। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। तो भक्ति मार्ग की चर्चा किसमें की गई है? भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन व व्यक्तिगत पूजा पर भी जोर देते थे। आज भी यही कहा जाता है कि भाई भक्ति मार्ग में जो भी आडंबर है आप उनको छोड़िए, जितनी भी कुरीति है आडंबर है उनको छोड़िए। उसके अलावा आपको किस पर बल देना चाहिए? व्यक्तिगत पूजा, और साथ में किस पर? ईश्वर पर। किस पर बल देना चाहिए? व्यक्तिगत पूजा, साथ में किस पर बल देना चाहिए? ईश्वर पर। नेक्स्ट देखते हैं हम। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मानना था कि अगर आराध्य को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसके रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता हो। अतः इस विचार की स्वीकृति बढ़ने के साथ ही कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां बनने लगी। तो भक्ति मार्गों के द्वारा जो जितने भी गुरु थे, जितने भी संत थे, भारत के महान संत थे, उन संतों के द्वारा ये कहा गया कि भाई आप सच्चे मन से जिस आराध्य को पूजते हो और जिस दर्शन में आप उनको देखना चाहते हो उसी रूप में वो आपको वो दर्शन देंगे। उसी के बाद में भाई जितने भी उस समय के जो कलाकार थे वो देवी देवताओं को की मूर्तियां एक से बढ़कर एक बनाती हैं। भक्ति मार्ग के बढ़ते प्रभाव के काल में ही दक्षिण भारत में लगभग 1400 साल पहले एक शिव भक्त, नाम क्या है? अपराध, ने तमिल में शिव स्तुति की रचना की है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तमिल भाषा में शिव स्तुति की रचना किसने की थी? अपराध। भक्तों का एक बड़ा भूस्वामी था जिसका क्या बोला जाता है? विलाल कहा जाता है। ये भक्तों का एक बड़ा भूस्वामी था जिसको क्या कहा जाता है? विलाल कहा जाता है। ये भगवान विष्णु का वराह रूप है। जो इनकी मूर्ति हमारे को कहाँ से मिलती है? एरन, मध्य प्रदेश से मिलती है। ये थोड़ा सा मेंस में या यूपीएससी वगैरह हो गया, वहां कई बार मेंस में लिखने के लिए काम आता है। भक्ति क्या है? तो भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना अर्थात हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच में परस्पर एक अंतरंग संबंध है। किस किस में? भक्ति, भगवान और भक्त, इन तीनों में क्या है? एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत शब्द भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, उसे क्या कहा जाता है? भगवत कहा जाता है। यानी भक्त या भगवत अपनी देवी देवताओं के भक्त का भी हिस्सेदार होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम हिंदू शब्द। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों व ईरानियों के द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास व सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो इससे पहले एक हमने शब्द पढ़ा था इंडिया शब्द। हमने जब हमारा जब पहला चैप्टर था हमने उसमें सिंपल सा पढ़ा था इंडिया शब्द। तो अरबों या ईरानियों के द्वारा या फारस के द्वारा, सबसे पहले यूनानियों के द्वारा इंडिया शब्द दिया गया था, हमने पढ़ा था। वो लोग सिंधु को बोलते थे इंडस, और इंडस से क्या नाम निकला था? इंडिया निकला था। कालांतरण में जो अरब यात्री थे, ईरानी थे, वो सिंधु को है बोलते थे। से को क्या बोलते हैं वो लोग? है बोलते हैं। से को क्या बोलते हैं? है। और इसी कारण सिंधु की जगह एक शब्द निकलता है, नाम क्या उसका? हिंदू। क्या निकलता है? हिंदू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिडाइवल हिस्ट्री में कई बार आप पढ़ोगे। सबसे पहले अरबों के द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया गया था? हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। किस शब्द का प्रयोग किया गया था? हिंदू का शब्द का प्रयोग किया गया था। ये थोड़ा सा अन्यत्र है कि भारत में, सॉरी भारत क्या, संपूर्ण विश्व में और कौन सा धर्म उस समय प्रचलन में था? तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ जो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का क्या बताया? उद्धारक बताया है। उन्होंने दूसरों को प्यार देना व उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया है जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। तो वही सेम बातें हैं जो हिंदू धर्म में बात मिलती है, जो बौद्ध धर्म में बात मिलती है। सबसे बड़ी चीज क्या है? मानवता पर बल देना। किस पर बल देना बेटा? मानवता पर बल देना। तो वही सब, चाहे आप ईसाई धर्म में देखिए, चाहे मुस्लिम धर्म देखिए, चाहे आप हिंदू धर्म देखिए, तीनों में एक ही बात की गई है। किस पर बल देना है? मानवता पर बल देना है। ईसा मसीह के उपदेश धीरे धीरे पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए।
केरल के ईसाइयों को क्या कहा जाता है? सीरियाई ईसाई कहा जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई भारत में जो केरल के ईसाई है उनको क्या कहा जाता है? सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से कहाँ आए थे? भारत आए थे, और ये विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक थे। ये आपके भाई अध्याय 9 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना तथा हमारे मीट आरपीएससी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।